अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, एक तवील अरसे से हम यही बात कर रहे थे कि ये साल वर्ल्ड कप का साल है और स्केजुअल बड़ा लेट अनाउंस हुआ है और लेट अनाउंस होने से लोगों के ट्रैवल प्लान्स बनाना, उनकी टिकट की बुकिंग, वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। उसके बाद जब अनाउंस हो गया तब भी अब तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट सेल शुरू ना हो सकी। अहमदाबाद में जो स्केजुअल पाक भारत टाकरा है उस पर अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। नाज़रीन, इस पर और कई इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि हम इतने दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये जो स्केजुअल है ये हमेशा हम देखते हैं एक साल पहले ऑलमोस्ट अनाउंस हो जाता है, आपको पता होता है कि क्या प्लानिंग है उसकी, कहाँ मैचेस हो रहे हैं। अभी इतना लेट अनाउंस हुआ और उसके बाद ये लग रहा था कि जैसे ही अनाउंस होगा फ़ौरन टिकट सेल्स ओपन होंगी और फ़ौरन ही बिक जाएंगी, क्योंकि सबकी नज़रें पाक भारत टाकरे पर भी लगी होती हैं। बट वो अब तक ओपन ही नहीं हो पाया है, वो प्रोसीजर ही नहीं शुरू हुआ है। तो ये डिले की खास वजह क्या यही है कि अहमदाबाद वेन्यू अभी भी चेंज हो सकता है? देखिए, बीसीसीआई ने तो सारा मलबा पाकिस्तान पे गिरा दिया था कि हमें यही नहीं पता था कि पाकिस्तान शरीक भी होगा वर्ल्ड कप में या नहीं। जब एक दफ़ा पता चल गया, आईसीसी ने एश्योरेंस दे दी कि नहीं पाकिस्तान करेगा, शिरकत करेगा, तो उसके बाद हमने शेड्यूल अनाउंस किया। अब टिकटों का भी वो इसी मैच के ऊपर डाल देंगे। हालांकि सिर्फ एक मैच नहीं है, 5 तारीख से वर्ल्ड कप का आगाज होना है और ये मैच जाके कहीं 11वें दिन 15 तारीख को होगा। तो 15 अक्टूबर के मैच के और शुरू के टिकटों के जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई के मुताबिक या भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने अपनी स्टेट से जो 10 वेन्यू है उनकी स्टेट से पूछा था कि हमको क्या रेट्स रखने चाहिए, आप हमें इसके बारे में सजेस्ट करें। तो अभी तक उन स्टेट्स ने ही नहीं बताया कि टिकट के क्या रेट्स होने चाहिए। जब वो बताएंगे फिर वो राधा नाचेगी, फिर नौमन तेल निकलेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। तो अभी इसमें नेक्स्ट वीक पे जाके 7 जुलाई के बाद 8 जुलाई तक ये टिकटों की सेल शुरू होगी और फिर बॉल रोल करना शुरू होगी। अभी तक ये भी है कि पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत से क्लियरेंस के बारे में एक लेटर लिखा है, वो क्लियरेंस मिलेगी। फिर यकीनन मुझे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान जाएगा और शिरकत करेगा। अगर अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खासा कोई बड़ी चीज़ हो जाती है तो शायद कुछ इसमें तातुल आए, वरना यही तय है कि पाकिस्तान की टीम जाएगी, शिरकत करेगी। और अभी तक अहमदाबाद के ऊपर ज़ाहिर सवालिया निशान है। क्लोजर टू द इवेंट हमें जाके पता चलेगा। और अगर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी वफ़द भेजा, जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन है कि सिक्योरिटी वफ़द जाता है, वो देखता है, अगर उन्हें कुछ एतराज़ात मिले या सिक्योरिटी कंसर्न्स हुई, फिर आगे बात बढ़ेगी कि अहमदाबाद को चेंज किया जाए या क्या किया। तो ये सिचुएशन आपको कितने दिन में सॉल्व होती हुई नजर आ रही है या क्या दिखाई दे रहा है? ये मिड अगस्त तक जाके पता चलेगा। गो के वजीर ख़ारजा ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था जब वो गोवा गए थे, बिलावल भुट्टो। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्टेज पे नहीं आना चाहते कि हमें पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप न खेलने का मशवरा देना पड़े या न क्लियरेंस ना देनी पड़े। तो ऐसी स्टेज नहीं आएगी। पाकिस्तान तो हमेशा पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखता है और कोशिश ये होगी कि पाकिस्तानी टीम जाए, वहाँ जाके खेले, अच्छा खेले और ट्रॉफी जीत के लिए। और इस पर एक सवाल ये भी होता है कि हिंदुस्तान का मुझे ये नहीं समझ में आता, बाकी स्पोर्ट्स के वीज़ा भी मिल जाते हैं, वो चले भी जाते हैं, वो खेल भी लेते हैं, सिर्फ क्रिकेट ही क्यों ऐसा है जहाँ उनको ये ख्याल आता है? क्रिकेट एक बड़ा हाई प्रोफाइल गेम है, इसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी बहुत फॉलोइंग है। आप सोचें तो उस वक्त का कि अगर अहमदाबाद के पहले ही मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया या दोनों टीमों का फाइनल होता है अहमदाबाद में, वहाँ पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, तो एक फेब्राइल एक ऐसा फीवरिश माहौल हो जाएगा कि जिसमें से निकलना और जिसमें से बचत होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े वो नेशनलिज्म उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, वो अपनी टीम को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत से मौक़ों पर जब टीम हारती है उनकी इंडिया की, तो वो ग्राउंड में आग लगाना शुरू कर देते हैं, हुल्लड़बाजी शुरू करते हैं। तो वो एक गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको आप कर नहीं सकते, उसका इम्कान भी नहीं है। बिल्कुल सही है। ये तो आज प्रोग्राम का हमारा पहला टॉपिक था। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जो कि है चेयरमैन का इंतखाब। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब रोकने का हुक्म इंतना वापस ले लिया है। सरकारी वकील ने कहा है इस तरह की दरख्वास्तें जस्टिस शाहिद करीम के पास ज़ेरे समात हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं आबिद खान और वो इस सिचुएशन पे हमें आगे अपडेट करेंगे। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, आज लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत हुई और जस्टिस अनवार हुसैन ने एक हुक्म इम्तनाई जारी किया था 27 तारीख को। वो हुक्म इम्तनाई उन्होंने वापस ले लिया और फाइल जो है वो वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। आज सरकारी वकील का ये कहना था कि इसी नोयत की जो दरख्वास्तें हैं चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन के खिलाफ, ये दरख्वास्तें जस्टिस शाहिद करीम के पास ज़ेरे समाअत है, लिहाजा ये केस भी वहाँ भिजवाया जाए।
जिसके बाद अदालत ने केस वापस भिजवा दिया। 27 तारीख को ये मुख्तलिफ 2 दरख्वास्तें लगी हुई थी, जस्टिस शाहिद करीम के पास भी और जस्टिस अनवार हुसैन के पास भी। जस्टिस शाहिद करीम ने तो हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया था और उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत और पीसीबी का मौक़िफ़ सुने बगैर हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करेंगे। ताहम जस्टिस अनवार हुसैन ने एक हुक्म इम्तनाई जारी किया और पीसीबी जो चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन है उनको रोक दिया था। आज सरकारी वकील ने जब ये तमाम सूरत हाल से अदालत को आगाह किया तो अदालत ने उसके बाद ये केस वापस भिजवा दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, और जो हुक्म इम्तना 27 जो है वो जून को जारी किया था वो हुक्म इम्तनाई भी अब वापस ले लिए गए। ताम चूंकि इस हवाले से पहले भी कोयटा में भी एक हुक्म इम्तनाई चल रहा है, तो ये कहना अब ये होगा कि इलेक्शन इतने जल्दी तो नहीं हो सकेंगे जब तक अदालतों से मामलात जो है वो खत्म नहीं होंगे। अब जस्टिस शाहिद करीम इस केस की अब दोबारा समाअत करेंगे। अब देखना ही है कि पहली दरख्वास्त पर तो जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया था, अब इस दरख्वास्त पर अदालत अपना क्या जो है वो रवैया इख्तियार करती है और क्या फैसला सुनाती है। बुनियादी तौर पर ये दरख्वास्त गुजारों का ये कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर ने पीसीबी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को तहलील करके नया बोर्ड बनाया है और इसी बोर्ड ने आगे चल के चेयरमैन पीसीबी को इलेक्ट करना है, तो इनका जो है वो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ये गैर कानूनी है। लिहाजा इसमें जो कि बदनीयती नजर आती है और यूँ लगता है कि जैसे किसी खास मकसद के तहत सब किया गया है, गैर कानूनी और गैर आईनी अमल इसको कलअदम करार किया जाए। गॉट इट। बहुत शुक्रिया आबिद खान हमारे। और ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है बहुत ही ज़्यादा। शाहिद साहब थोड़ा इस पर रोशनी डालें। अभी आबिद खान ये बात कर रहे थे कि जब तक ये अदालतों के मामले से नहीं निकलेगा इलेक्शन होना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। ईद से पहले मैंने आपको ये कहा था ना कि ये सारी पटिशनें सेट असाइड हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए कि पीछे आसिफ जरदारी साहब है, उनका नामजद करदा उम्मीदवार है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। और मेरे हिसाब से उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया इसके ऊपर कि ये पटिशनें उन्हीं लोगों ने की हैं जो पहले पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा रहे, तो ये सब खत्म हो जाएंगी। एक चीज़ पेशावर हाई कोर्ट में है वो ये कि ज़का अशरफ साहब की तालीमी जो काबिलियत है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ग्रेजुएशन लाजमी है, किसी भी आदमी का पीसीबी चेयरमैन का तकर्रुर होने के लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएट हो, तो ये फिर उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यकीनन होंगे वो, अगर ग्रेजुएट तो वो प्रोड्यूस कर देंगे, नहीं होंगे तो अगले हफ्ते तक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है खैर, लेकिन ये मामला मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ये मामला हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगा और एट दी एंड वो ये है जो कि हम सबको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो टेस्ट क्रिकेट का कल एक बड़ा यादगार मैच हुआ है, एशेस का दूसरा टेस्ट मैच, उस पर बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। और एशेस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी कामयाबी। व्हाट अ ग्रेट टेस्ट मैच। शाहिद साहब व्हाट अ ग्रेट टेस्ट मैच। ये जो ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की वो कल के दिन हमको नजर आई और बहुत ज़बरदस्त खेल, और जिस तरह से बेन स्टोक्स खेल रहे थे और वो जो उनकी दिलेर अप्रोच है टुवर्ड्स द गेम वो भी बड़ी एविडेंट थी। क्या बड़ा सेंसेशनल टेस्ट मैच था। और ईद पर मिलने के लिए 2 जगहों पे मुझे जाना था, मेरी बेगम टहल रही थी कि अब कब जाएंगे कब, लेकिन इतना सेंसेशनल मैच था कि जब वो खत्म हुआ तो जाहिर है डिनर का वक्त आ गया था और वो सारे जाने आने के सिलसिले खत्म हो गए थे। जबरदस्त इनिंग्स खेली, वो रेज में आ गए, गुस्से में आ गए जब उन्होंने देखा जॉनी बेयरस्टो का रन आउट हुआ। उन्होंने कहा मैं गुस्सा सारा अब ऑस्ट्रेलियंस पर उतारूंगा। और हेडिंगले में जो 2019 में उन्होंने मैच जितवाया था इंग्लैंड को, वो उसकी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई थी। लेकिन एक ही बॉल उन्होंने जब ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश की उस पर आउट हो गए, लेकिन 155 रन बनाना, 9 छक्के, और ये किसी भी नंबर 6 बैट्समैन का चौथी इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर है। हमारे खिलाफ 149 किया था गिलक्रिस्ट ने 1999 ब्रिस्बेन टेस्ट में, तो बहुत कमाल की इनिंग्स खेली थी। इसी तरह के प्लेयर है सारे लोगों ने, जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा कि वन ऑफ प्लेयर फ्रॉम वन जनरेशनल प्लेयर, कि एक जनरेशन में जाके ये इस तरह के प्लेयर पैदा होते हैं। बिल्कुल। एंड द स्टैंडिंग ओवेशन जो उनके डिसमिसल के बाद, चाहे वो इंग्लिश प्लेयर हो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो, वो खड़े होके उनकी इस इनिंग को सेलिब्रेट कर रहे थे। बड़ा रिस्पेक्ट भी मिला, उनको रिस्पेक्ट मिला, ऑस्ट्रेलियंस को व्यूज मिले। एक हंगामा हो गया जॉनी बेयरस्टो के रनआउट पर। अच्छा, जॉनी बेयरस्टो के रनआउट इज द टॉक ऑफ द टाउन और वी हैव टू एड्रेस दिस एलिफेंट इन द रूम के आप क्या सोचते हैं? देखिए, रूल बुक में तो है और लीगल आउट है, बट इज इट जो हम कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ रही, अब तो पैसा है सारा। अगर ऑस्ट्रेलिया ये अपील वापस ले लेता, टेस्ट मैच हार जाता, तो उनको कितनी बाद में पता चला, एशेज ही पूरी उनकी खत्म हो जाती, वो हार जाते।
जो भी चीज रूल में है वो स्पिरिट ऑफ द गेम में भी है। इसका मतलब है अगर रूल में है तो स्पिरिट ऑफ द गेम में भी वही चीज है। ठीक है, ऐसे रन आउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन जॉनी बेयरस्टो पहले 2 टेस्ट मैचों में इसी तरह कोशिश करते रहे, बार बार वो थ्रो कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जरा सा क्रीज से निकले। जब तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे वो क्रीज पे अपना पैर उन्होंने हल्का सा वो डेड स्क्रैच किया बॉल, और उसके बाद वो आगे बढ़े। वो डेड बॉल काउंट नहीं होती। डेड बॉल काउंट होती है कीपर ने पकड़ी, कीपर ने बॉल फिर अपने किसी फील्डर को दी, वो जो है डेड बॉल काउंट होती। या कीपर पकड़ा हुआ होता बॉल और अंपायर चले जाते हो, कहते कि ओवर। अंपायर ने ओवर नहीं कहा, कीपर ने बॉल फील्डर के पास नहीं फेंकी, तो लॉ 20.1.2 और 1.3 ये कहते हैं कि बॉल इज नॉट डेड अंटिल एंड अनलेस बॉल इज नॉट डेड। आप बेवकूफ़ी ना करें। वो बेवकूफ़ी का एक मोमेंट था बेयरस्टो का, और उसकी जितने भी इंग्लैंड के बड़े प्लेयर्स ने उसको जी इस पर भी हम बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया तो जीतने के लिए कुछ भी कर जाता है, वो तो कोई भी कुछ भी कर सकती आइडिया है। क्यों कोई भी कुछ भी कर सकती है। इंग्लैंड ने नहीं किया। 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में एक ओवरथ्रो लगी, उसके बाद वो चौका हो गया, तो क्या इंग्लैंड ने मना कर दिया कि हम ये चौका नहीं लेते? इंग्लैंड ने लिया और वो मैच टाई हुआ। उसके बाद फिर सुपर ओवर में इंग्लैंड ने जीता। तो हर टीम जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। बाज़ औक़ात वो बड़ा क्रिटिसाइज होता है कि जी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, चीटर्स हैं और ये हैं। मुझे तो सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड का एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसका पहला ही जुमला उन्होंने ज़बरदस्त लिखा। अभी इंग्लैंड में 2 साल में एक उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी ने 2 साल तहकीकात करके, बड़े लॉयर्स थे उसमें, उन्होंने ये साबित किया कि इंग्लैंड में इलीट्स के लिए है गेम, आम आदमियों के लिए नहीं है। रेसिज्म है और बहुत ज़्यादा कहते तासुब है इस गेम में। ये 2 साल में उन्होंने रिपोर्ट दी। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने कल लिखा कि उनको 2 साल लगे। बेटी डेविस जो उनकी वकील की हेड थी, 5 मिनट में आके लॉर्ड्स में देख लेते, पता चल जाता कितना तासुब और कितनी नफरत है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। जो जीतती है वो खुश होती है, जो हारती है वो रोती है। बिल्कुल सही है। और बहुत सा जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इस पर अपना क्या स्टांस शो किया। प्लान किया था कैरी ने और कमिंस ने, देखा था कि ये बार बार आगे निकल रहा है, तो उन्होंने प्लान करके उसको आउट किया है। और बेयरस्टो खुद भी पहले 2 टेस्ट मैचेस में इसी तरह करते रहे। अच्छा, एमसीसी के कुछ मेंबरान जो हैं वो आपसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करते। वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से उलझ भी पड़े और उन्होंने जो है वो नारे भी लगाए, जिसके 3 मुअत्तल भी हुए। तो ये मेक्स इट मोर एक्साइटिंग, बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के बाद कोई और क्रिकेट ऐसी है तो वो एशेज है। एशेज को शोले कहते हैं ना। अब ये तो पूरी आग बन गई। और बेयरस्टो ने और स्टोक्स ने ये कहा कि अब ये खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। और ये तीसरे क्लब ने तो ये कह दिया कि हम बियर भी नहीं पिएंगे, उनके साथ पार्टी भी बाजी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है अगले 3 टेस्ट, और वो तीनों टेस्ट इंग्लैंड को जीतने हैं। अगर उन्होंने एशेज जीतनी है तो उनको, और 2001 से ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती, उन्होंने 1 टेस्ट मैच जीता या किसी तरह 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। 2001 चांसेस ये नजर आ रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जीतने के ज्यादा चांसेस। ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरी सीरीज में कछुए का किरदार अदा किया है, इंग्लैंड ने खरगोश का, कि खरगोश भागता भागता निकल जाता है। बेसबॉल क्रिकेट वो खेल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया कछुए की तरह से चुप के चल के अपने ऐसे मोमेंट्स पे कि जब खरगोश सो जाता है तो कछुआ आगे निकल जाता है। बिल्कुल सही है। कछुए खरगोश की कहानी से थोड़ा सा हम इंग्लैंड को चलते वेस्ट इंडीज की बात कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इट्स एन एंड ऑफ एन एरर। आपको बड़ा दुख होता है देख के कि ये वेस्ट इंडीज की टीम बार वर्ल्ड कप जीती हुई है, वो पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। हमारे पास वक्त कम है, इसलिए जरा शॉर्ट से बताइए। T20 लीग्स की पहली शिकार बनी है वेस्ट इंडीज की टीम। वो 50 ओवर्स में इतना तवज्जो नहीं दे रहे, खेलना भी नहीं चाह रहा है। निकोलस पूरान को देख लें आप, आंद्रे रसल को देख लें, इवन लुइस को देख लें, उनके फास्ट बॉलर्स देख लें। वो 4 ओवर कराना चाहते हैं। 4 ओवर मान, गिव मी मनी, गिव मी $1 मिलियन। वो वनडे क्रिकेट और वेस्ट इंडीज के लिए अब नहीं खेलना चाहते। एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग, एक बड़ी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।